गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग 26 तारीख का द हिंदू देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर के है। इन्होंने अपने 1 वर्ष पूरी किए हैं, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहाँ पर? ये रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं बांग्लादेश में। हम्म, 1 वर्ष पूरे किए इन्होंने। एक वर्ष की जरूरत नहीं, बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ कहाँ पूरे किए? कैंप में वहाँ रह रहे हैं, जो रिफ्यूजी कैंप नहीं होते हैं। रिफ्यूजी कैंप क्या होते हैं? एक अस्थायी स्थल होता है जहाँ पर इन कैंप लगा दिए जाते हैं। सरकार कुछ व्यवस्था कर देती है, उसी में रहते हैं अपना। तो वहाँ पर ये 1 हफ्ता 1 साल पूरा किए हैं। तो हमें पहले इनके बारे में पता हो कि रोहिंग्या क्या है। तो रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या समुदाय म्यांमार का एक समुदाय है। म्यांमार का एक समुदाय है और रहता कहाँ है? म्यांमार के एक प्रोविंस है, रखाइन प्रोविंस। रखाइन प्रोविंस में प्रांत में रहता है और ये मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और वहाँ पर क्या हुआ इनके साथ में? इनके साथ बहुत एट्रोसिटी हो रही है। क्या हो रही है? इनके ऊपर अत्याचार। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, हिंसा। वहाँ की जो मिलिट्री है, सेना के द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा की जा रही है। तो इसके कारण, इन सब चीज़ों के कारण इन लोगों ने क्या किया? वहाँ से प्रवास किया है। वहाँ से प्रवास करके जो बांग्लादेश है वहाँ आ गए हैं। इवन भारत में भी आए हैं ये लोग। लेकिन ये प्रवास कैसा होगा? प्रवास का मतलब क्या है? प्रवास मतलब अपना घर, अपना जो मूल निवास है उसको छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चले जाना। तो ये हो गया प्रवास। लेकिन ये प्रवास का जो प्रकार है, कई प्रकार होते हैं। तो ये वार के कारण फोर्स्ड माइग्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फोर्स्ड माइग्रेशन। जिसमें बलपूर्वक या हिंसा की वजह से या कोई आपदा है, युद्ध है, इन सब कारणों से जब कोई अपना घर छोड़ने के लिए विवश होता है तो ऐसे प्रवास को फोर्स्ड माइग्रेशन कहा जाता है। मतलब बलपूर्वक दबाव में इन्होंने अपना घर छोड़ा। तो ये है रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, जैसे इस समय जो वैश्विक स्तर पर प्रवास, देखिए जब आप प्रवास समझेंगे, प्रवास का मतलब होता है अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले जाना। अन्य स्थान पर गए हैं तो कारण क्या हो सकता है? कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई लोग प्रवास क्यों करते हैं? तो प्रवास के कारण क्या होते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे गांव से शहर आ जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? रोजगार की तलाश। कुछ लोग आते हैं गांव से शहर, तो उनका होता है कि बेहतरीन सुविधाएं, शहर की बेहतरीन सुविधाओं की तलाश में। कुछ लोग प्रवास करते हैं युद्ध की वजह से, घर छोड़ के चले आएंगे क्योंकि वहां पर हिंसा हो रही थी, युद्ध है, हिंसा है।
कहीं दंगे हो जाते हैं, तो इन कारणों से लोग प्रवास कर जाते हैं। कभी-कभी कोई पर्यावरणीय समस्या आती है। तो ये सब कारण होते हैं इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पर भी प्रवास हो रहा है, तो प्रवास के अगर हम देखते हैं कि प्रकार क्या होते हैं, माइग्रेशन प्रकार में, तो एक स्थान होता है जिसे आप छोड़कर जाते हैं और एक जगह पर, जैसे एक व्यक्ति ये है यहाँ पर, यहाँ से ये यहाँ चला गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो हैदराबाद में रहता है और मुंबई चला गया, ठीक है? या नागपुर ले लीजिए। तो यहाँ से जब व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो इसको बोलते हैं प्रवास, ठीक है? और यहाँ पर जब यहाँ क्या आएगा तो इसको बोलेंगे अप्रवासी है, कि आने वाला प्रवासी है। और यहाँ से बाहर जा रहा है इसलिए बोलते हैं इसको उत्प्रवासी। जो इस व्यक्ति को यहाँ पर बोला जाएगा उत्प्रवासी, मतलब ये वहाँ से घर छोड़कर चले गए हैं, यहाँ पर आया है तो ये होगा अप्रवासी, ठीक है? इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, यहाँ पर जो होगी जनसंख्या, यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या में कमी आएगी और मुंबई में क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ जनसंख्या में वृद्धि होगी तो दबाव आएगा शहर पर, भीड़-भाड़ बढ़ेगा। तो सब प्रदूषण की समस्या, जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, उसकी समस्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको उतना वेतन नहीं मिलता है कि वो अच्छी जगह पे रह पाएँ। तो जो मानव के रहने युक्त जगहें नहीं होती, वहाँ पर ये लोग रहना शुरू करते हैं। तो यहाँ जनसंख्या में कमी आएगी, यहाँ जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसको उत्प्रवासी बोलेंगे यहाँ पर जो जाएगा। यहाँ वही व्यक्ति जब आएगा तो उसे बोला जाएगा वो अप्रवासी है, ठीक है? वैश्विक स्तर पर जो प्रवास हो रहे हैं, जैसे वैश्विक स्तर पर हम जब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इज़राइल के गाज़ा पट्टी में, जहाँ वार चल रहा है, वहाँ प्रवास कर रहे हैं लोग। यूक्रेन वार की वजह से लोग प्रवास कर रहे हैं। तीसरा एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिया, रोहिंग्या का ही ले लिया हम लोगों ने, जिसकी वजह से लोग प्रवास कर रहे हैं या अपना घर छोड़ने के लिए विवश हैं, ठीक है? तो ये हो गया एक प्रवास का छोटा-सा नमूना कि होता क्या है प्रवास। नेक्स्ट है आरबीआई ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे, कि सपोर्ट करेंगे। किसको और क्यों सपोर्ट करेगा आरबीआई? आपको मालूम है टैरिफ क्या होता है? आयात पर लगाया जाने वाला कर। उसको बोलते हैं टैरिफ। जैसे ये है अमेरिका, ये है भारत, ठीक है? यहाँ से वस्तुएं यहाँ भेजी गई, तो भारत ने क्या किया इनका? निर्यात। और अमेरिका क्या कर रहा है उसी वस्तु का? आयात। इसने यहाँ पर टैक्स लगा दिया 50%। मान लीजिए कि कोई मोबाइल, कोई टीवी भेजा गया, 50% टैरिफ, 100 रुपये की कीमत थी, तब यहाँ बिकेगा 150 में। क्यों? 50% टैरिफ लग गया, ठीक? तो यहाँ पर इसका प्रभाव क्या होगा? अब इसकी कीमत क्या हो गई? टीवी की कीमत बढ़ गई। हर प्रोडक्ट के मामले में सेम रीजनिंग लगानी है आपको, कीमत बढ़ गई। अब सोचिए, एक और एग्जांपल लीजिए, ये हो गया अमेरिका, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक ले लीजिए बांग्लादेश का। ये भी टीवी बनाता है,
इसने भी टीबी भेजा यहाँ पर, और इसकी कीमत मान लीजिए 120 रुपये थी। ठीक है, यहाँ पर आया, टैरिफ लगा इसको 0%। अब इसका सामान कितने में बिकेगा? 120 में। आपका बिक रहा है 150 में। सामान की बिक्री किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। क्योंकि क्वालिटी आप मान चलिए सेम है, तो बिक्री इसकी ज़्यादा होगी। हमारी कीमत ज़्यादा है तो हमारी बिक्री कम होगी, और जब बिक्री कम होगी तब इसका प्रभाव देखिए कैसे पड़ेगा। बिक्री कम क्यों हुई? इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच जब चुनाव का मामला आएगा तो लोग सस्ता वाला चुनेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। क्यों होगा इसका प्रभाव? क्यों है ऐसा? कि भारतीय उत्पाद क्या होगा? प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि भारत का उत्पाद प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा। पूरी तरह बाहर नहीं होगा, बट प्रतिस्पर्धा कम बिक्री हो गई तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा या बाहर हो जाएगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा? अब इसका प्रभाव क्या होगा? बिक्री कम हुई तब क्या होगा? हमारा निर्यात कम हो जाएगा। हमारा जब निर्यात कम होगा तब वस्तुएं हम क्यों बनाएंगे? तो उत्पादन भी कम होगा, उस कंपनी के द्वारा उत्पादन कम किया जाएगा। जब उत्पादन कम किया जाएगा तो उत्पादन में लोग लगे हुए थे, 1000 लोग काम कर रहे थे, तो कंपनी बंद होगी तो रोजगार क्या होगा? कंपनी बंद क्या होगी? कंपनी उत्पादन कम कर देगी। तो कंपनी जहाँ मान लीजिए 100 टन उत्पादन करे तब 50 टन करेगी, तो लोग तो बाहर होंगे, क्योंकि कंपनी सबको तो रोजगार नहीं दे पाएगी, तो रोजगार क्या होगा? रोजगार कम होगा। इसको बोल देंगे दूसरे शब्द में बेरोजगारी में वृद्धि, और ये किसी के देश के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये प्रभाव पड़ेगा। उधर उत्पादन कम होगा तो जीडीपी का इशू भी आएगा। तो ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी। और इसका लाभ किसको मिलेगा? देखिए, जो आपका प्रतिस्पर्धी देश होगा इसको लाभ मिल रहा है। देखिए, आपका सामान नहीं बिकेगा, इनको बिकने लगेगा। तो ये है टैरिफ का चक्कर पूरा। ठीक है, टैरिफ यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं, 2 प्रकार के टैरिफ की चर्चा आजकल चल रही है। एक को बोल रहे हैं प्राइमरी टैरिफ, और दूसरे को बोल रहे हैं सेकेंडरी। इसलिए आपको पता होना चाहिए दोनों टैरिफ में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी टैरिफ है जैसे भारत पर लगाया गया सीधे सीधे, ठीक है, 50% लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया प्राइमरी टैरिफ। सेकेंडरी टैरिफ क्या है? ये भी भारत पर ही लगाया जाएगा, किंतु रीजन दूसरा होगा। किंतु शर्त ये इसमें है कि रूस से आयात करने के कारण लगाया गया। क्या आयात कर रहे हैं हम लोग? कच्चा तेल। तो ऐसा टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ कहलाता है जिसमें जिस देश पर लगाया जाता है उसका कारण कहीं और होता है, कोई दूसरा देश होता है, तो उस देश के साथ वह देश व्यापार ना करे, इसको रोकने के लिए लगाया जाता है सेकेंडरी टैरिफ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में समझेंगे, ये हो गया अमेरिका, ये है भारत, और ये है रूस। ठीक है, अब देखिए, रूस ने इस पर लगा रखा है प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि इसका वार चल रहा है यूक्रेन से, और अमेरिका प्यार करता है यूक्रेन से। इस इसने क्या किया कि एक सामान्य टैरिफ तो भारत पर लगाया हुआ है कि भाई टैरिफ लगेगा। कितना लगा रखा? मान लीजिए 25%। ये तो था प्राइमरी टैरिफ।
फिर इसने क्या किया, भारत क्या करता है, यहाँ से मंगवाता है तेल। अब अमेरिका का कहना है कि भारत कच्चा तेल मंगवाता है तो इसको पैसा देता है रूस को, रूस वही पैसा से हथियार खरीदता है, हथियार बनाता है और यूक्रेन पर हमला करता है। ये उसकी रीजनिंग है। तो अब अमेरिका चाह रहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन लगा तो है, लेकिन रूस का काम फिर भी चल रहा है क्योंकि उससे पैसा कहीं और से मिल रहा है। तो उसने अब रीजनिंग ये है उसकी कि अब भारत पर टैक्स लगाएंगे हम 50%। 25 तो लग रहा था, 25% पेनल्टी। 25-25 कितना हो जाएगा, 50। 25% पेनल्टी, कारण रूस से आयात करते हैं। तो रूस से कच्चा तेल जो आयात करते हैं उसकी वजह से 25% जो पेनल्टी टैरिफ लगाया गया, वो टैरिफ क्या कहलाएगा, सेकेंडरी टैरिफ कहलाएगा। अगर भारत ये बंद कर दे तो वो हटा देंगे। तो ये होगा टैरिफ का डिफरेंस। अब जो टैरिफ लगाए गए हैं, भारत के क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्रभावित होंगे। आपको ये क्षेत्र याद रखने हैं। 3-4 सेक्टर्स हैं, जैसे अपैरल, वस्त्र उद्योग प्रभावित होगा। दूसरा, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण। तीसरा, श्रिम्प, विशेष प्रकार की मछली होती है, इस तो इसको लिख दीजिए मत्स्य उद्योग, सीधे सीधे लिख देते हैं। और एमएसएमई सेक्टर, ये प्रभावित होंगे। तो इसी के लिए आरबीआई गवर्नर का बयान आया है, क्या, कि इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इनको, इनकी लागत बढ़ जा रही है, तो इनको जैसे कि कर्जे में सहायता दे देंगे। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन, कर्जा। तो क्रेडिट में जो ब्याज दर होगी वो कम कर देंगे। ब्याज दर अगर कम हो जाएगी तो उनकी लागत कम हो जाएगी। लागत कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उत्पाद सस्ता होगा, थोड़ा कीमत घट जाएगी, फिर वो निर्यात कर पाएंगे। इस तरह से प्रावधान किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है, उदयगिरी और हिमगिरी। उदयगिरी एंड हिमगिरी को कमीशन किया गया। कौन करेगा, राजनाथ सिंह करेंगे। कभी कभी तो छोटे एग्जाम्स में पूछ लेते किसने किया है और कहाँ किया है। राजनाथ, भाई राजनाथ हो जाएगा। आप राजनाथ को जानते होंगे, कौन है, ये डिफेंस मिनिस्टर है। कहाँ पर करेंगे, तो 2 ही 4 लोकेशन है भारत में, उसमें से एक है लोकेशन विशाखापट्टनम। ठीक। अब ये जो उदयगिरी और हिमगिरी है, इनके बारे में कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं। क्या है, ये दोनों क्या हैं, दोनों ही फ्रिगेट्स हैं, दोनों ही फ्रिगेट शिप्स हैं, फ्रिगेट्स जहाज हैं। ठीक है। अब कॉमन बातें लिखना है, सारी बातें। तो कॉमन बातें कुछ याद करके रखो जो लगभग आपको हर जगह मिलने वाली हैं। दोनों ही फ्रिगेट जहाज हैं, तो इससे ये क्या करते हैं, फ्रिगेट जहाज जो बड़े जहाज होते हैं, बड़े जहाजों की रक्षा का काम करते हैं, डिफेंस, पेट्रोलिंग वगैरह में करते हैं, उनके साथ में चलते हैं जो। ठीक है। प्लस इसमें क्या है, एडवांस वेपन लगे हुए हैं। हमेशा याद रखिए सब में एडवांस वेपन ही लगते हैं, पुराने वाले क्यों लगाएंगे, एडवांस वेपन है। एडवांस सेंसरी, सेंसरी जो एडवांस सेंसरी टूल्स होते हैं या सेंसरी डिवाइसेस होती हैं, वो लगी हुई हैं।
प्लस ये स्टील्थ होते हैं, सारे स्टील्थ ही होते हैं। ये कैसा फ्रिगेट होगा? स्टील्थ फ्रिगेट है। मतलब स्टील्थ जहाँ लगा होता है, जैसे स्टील्थ फाइटर जो होते हैं, ये स्टील्थ फ्रिगेट है, फाइटर जेट स्टील्थ जहाज। मतलब दुश्मन के रडार से नहीं पकड़ पाएगा, दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ का मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, सेंस नहीं कर पाएगा। ये इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई, तो इसको बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। तो ये सारी बातें इसकी हो गई कॉमन। ठीक है, स्पेसिफिक जो याद करना है आपको, क्या? जो ये उदयगिरी है, INS उदयगिरी, इसका जो निर्माण किया है मझगांव डाक बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। यही दो लोग जहाज बनाते हैं। एक तो ये हो गया। मझगांव कहाँ पर है? माँ से मझगांव, माँ से मुंबई। ठीक है। और हिमगिरी को बनाया है किसने? इसका मैन्युफैक्चर है GRSE, गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। शिप बिल्डर्स मतलब शिप को बनाने वाला, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड पूरा नाम इसका है। ये दोनों ही क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। और ये कहाँ लोकेटेड है? कलकत्ता में। मतलब ये भारत का अगर मैप बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। तो ये यहाँ पर होगा एक, ये मुंबई हो गया, ये हो गया कलकत्ता। तो यहाँ होगा मझगांव और यहाँ होगा गार्डन रीच। ठीक। दोनों ही क्या है? दोनों ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सरकारी कंपनी है जो रक्षा उत्पाद का निर्माण करती हैं। अब जब ये रक्षा उत्पाद का निर्माण हुआ, अभी ये वाला भी, तो होता क्या है इसमें, ये लोग सहायता लेते हैं MSME उद्योग की, क्योंकि वो लोग सामान सप्लाई करते हैं। तो इसमें जब इनसे सहायता लेंगे तो वहाँ लोग काम करेंगे, जब वहाँ लोग काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? रोजगार। बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन होता है। तो ये इनके बारे में उदयगिरी और हिमगिरी क्या है? दोनों स्टील्थ फ्रिगेट हैं जिनको कमीशन किया गया है। एक का निर्माण गार्डन रिच में हुआ है, दूसरे का निर्माण मझगांव में हुआ है। जो आपको याद ही रखने हैं। बाकी ये सारी कॉमन बातें हैं जो आपको लगभग कोई भी फ्रिगेट आएगा, कोई भी जहाज आएगा, कोई भी शिप आएगा, वो वहाँ रहती ही रहती है। तो आपको ऐसे ही जोड़ देना है अगर कहीं पूछा जाता है तो। एक बात इसमें क्या है, इनका निर्माण जो किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत इनका निर्माण किया गया है। कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये जहाज निर्माण या फ्रिगेट निर्माण से जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट 17A। अब सोचिए इन दोनों ने बनाया है, गार्डन रिच और मझगांव ने। इसका मतलब क्या है? हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ये हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब भी कोई चीज भारत खुद बनाता है, इसका मतलब वो आत्मनिर्भर हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब हमारी क्या होगी? मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत होगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। और ये जहाज है किसको मिलेंगे? नेवी को मिलेंगे। तो कुछ बातें एकदम पेट याद रखनी है, जब आप मेंस वगैरह लिखेंगे तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। भारत और फिजी। फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं भारत की यात्रा पर हैं। इनका नाम क्या है?
फिजी के पीएम का सितिविनी रैबुका। रैबुका जी भारत की यात्रा पर आए हुए। फिजी क्या है? फिजी पैसिफिक आइलैंड है, प्रशांत महासागर में स्थित। द्वीप है। तो जब कोई द्वीप प्रदेश स्थित होता है, जब द्वीप, तो उसे बोलते हैं आइलैंड कंट्री है। और इसकी राजधानी है सुवा। क्या राजधानी है? सुवा। तो ये आए हैं भारत की यात्रा पर, तो कुछ बातचीत हुई है। मेन जो इसमें जो बताया गया है वो आपको याद रखना है। क्या ये समर्थन कर रहे हैं किस चीज का? जो इंडो पैसिफिक रीजन है, समुद्री क्षेत्र, वह कैसा हो, उसमें नेविगेशन की फ्रीडम हो। उसमें नेविगेशन मतलब नौवहन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो जलीय क्षेत्र है, वहां से किसी का भी जहाज गुजर सके बिना किसी के दबाव के, बिना किसी का वो कंट्रोल के, मतलब कोई कंट्रोल ना करे। प्लस ये ओपन हो, इंडो पैसिफिक रीजन कैसा हो? खुला हो, किसी का कंट्रोल ना हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, मतलब सभी का कंट्रोल हो, सभी लोगों का हिस्सेदारी हो उसमें, तभी इस पूरे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिजी के बारे में। नेक्स्ट है, कोलोजियम ने रिकमेंड किया है कुछ लोगों के नाम। कोलोजियम ने अनुशंसा की दो लोगों की। एक है बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजे, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है आलोक राधे। अभी याद करने की जरूरत नहीं है इनके नाम, जब नाम फाइनल हो जाएंगे तब याद करेंगे। ठीक है, बस आपको दिमाग में रखना है। और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस क्या होता है? जो पूरे हाईकोर्ट का प्रशासन देखता है। तो इनका नाम है विपुल, विपुल मन्नू भाई पंचोली। तो इतना ही लिखते हैं विपुल भाई। ठीक है, इन दोनों के नाम की अनुशंसा की है। किस लिए? सुप्रीम कोर्ट के जज में, जज के लिए। अब समझिए पूरा प्रोसेस क्या है, कोलोजियम क्या है। हमें तो पता होना चाहिए कि कोलोजियम क्या बला है। ये कोलोजियम सिस्टम क्या है? तो पहले जानते हैं कोलेजियम क्या है। कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का समूह है। ये जज कोई छोटे वाले नहीं होंगे, बल्कि सीनियर मोस्ट। कोई छोटा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में जज, सीनियर और जूनियर का कंसेप्ट है। तो यहाँ के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजों को मिलाकर बनता है कोलोजियम। तो ये जैसे कमेटी होती है वैसे हो गया पूरा। ठीक है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज कौन सा होता है? सबसे बड़ा जज होता है सीजीआई, इसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हिंदी में अगर और कहना है तो भारत के
मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? जस्टिस बी आर गवई। ठीक, ये चेयरमैन हो गए 5 एज प्लस, वो सॉरी, सीजीआई को मिलाकर 5 लोग होंगे। ठीक है, मतलब सीजीआई प्लस 4 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक सीजीआई प्लस 4 जज, और क्लियर रखिए। काम क्या होता है इसका? काम होता है, 2 चीजों के काम करता है। एक तो जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा, जजों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होता है, एक तो ये। दूसरा, जजों के ट्रांसफर के लिए। जजों नहीं होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, बट चूंकि शब्द यूज में है तो हम लोग कर रहे हैं जजों के स्थानांतरण की अनुशंसा। स्थानांतरण क्या होता है? ट्रांसफर। कैसे काम करता है ये व्यवस्था? ये अनुशंसा करते हैं, क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। किसको? अनुशंसा करते हैं राष्ट्रपति से। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? यहाँ पर नियुक्ति कर देता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। वो अनुशंसा करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यहाँ जजों से तात्पर्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों है। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आपको यहाँ याद होना चाहिए, यहाँ पर जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट की सलाह से काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ये भी सलाह देते हैं तभी नियुक्ति होती है, बिना उनकी नियुक्ति नहीं होती है। तो कई बार पेंडिंग जो रह जाता है, इसीलिए पेंडिंग रह जाते हैं कि नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ कैबिनेट क्या करती है? सलाह नहीं देती है कि इनको नियुक्त कर दीजिए। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्योंकि हर जगह सेंट्रल का काम, जो केंद्र सरकार का काम है, वो सब काम होंगे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। ठीक है, जजों के स्थानांतरण के लिए सेम प्रोसेस है। अनुशंसा करेगी कॉलेजियम, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा ट्रांसफर का। और राष्ट्रपति सलाह पर काम करता है, किसकी? पीएम प्लस कैबिनेट। इसको एक शब्द में बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। जो संविधान में लिखा हुआ है वो है मंत्रिपरिषद। तो ये हो गया इसका काम। कुछ बातें यहाँ याद रखनी है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या एक वैधानिक संस्था है? वैधानिक से अच्छा संवैधानिक लिखते हैं, संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है सर्वोच्च न्यायालय के एक केस में इसका प्रावधान किया गया है, कि एक केस द्वारा। इसकी उत्पत्ति या इसकी व्यवस्था की गई। संवैधानिक संस्था मतलब संविधान में उल्लिखित नहीं है। एक और है, तो क्या किसी कानून में उल्लिखित है? तो कानून में भी नहीं है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के एक केस से उसका प्रावधान किया गया था, ताकि सर्वोच्च न्यायालय क्या बना रहे?
जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए व्यवस्था की गई थी। रीजन क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया जजों के बारे में जो नियुक्तियां होती हैं। एक केस आपने सुना होगा, अभी चल रहा है इस समय, 130वां संशोधन चल रहा है ना न्यूज में। तो उसमें जो किया गया व्यवस्था, प्रावधान क्या किए गए हैं? विशेष रूप से अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 से जुड़ा हुआ है। 74 जुड़ा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और ये जुड़ा हुआ है स्टेट से। ये केंद्र का मामला है, इसमें ये राज्य से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई 74 में और 163 में, राज्य के बारे में और केंद्र के बारे में। जैसे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यहाँ पर क्या होगा? ये विधानसभा के प्रति होंगे बस। और अयोग्यता वाली कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है। शक्ति या सत्ता दोनों कर लीजिए, बिना सांसद हुए। तो इसी में जो प्रावधान किया गया है, अभी सरकार ने किया है, जिसमें 130वां वाला जो बिल लाया गया है, उसमें कोई भी पीएम हो या सीएम हो या मंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहेगा तो 31वें दिन उसका पद खाली। 31वें दिन पद मुक्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में एक न्यू रिपोर्ट आई है, एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसमें बताया गया है कि 30% जो विधायक हैं या सांसद, दोनों का परसेंटेज लगभग बराबर है। 30% विधायक और सांसद पर सीरियस एलिगेशन है, सीरियस एलिगेशन है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके खिलाफ। और इसमें यही कहा गया है, ये 30 दिन का जेल का जो मामला है, उसमें कहा गया है ऐसे पीएम सीएम जिसके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हों और अरेस्ट किया जाए, और 30 दिन तक अरेस्ट रहे तो 31वें दिन पद से मुक्त कर दिया जाएगा। सीरियस चार्जेस से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ऐसे केस, ऐसे मामले जहां पर सजा का प्रावधान 5 साल या अबव हो। दूसरा, जो नॉन बेलेबल है, गैर जमानती अपराध। ऐसे अपराध कौन से होते हैं? जहां पर आपको बेल नहीं मिलती है, किसी ने कोई क्राइम किया, बेल नहीं दी जाएगी, कानून में ही प्रावधान है। तो इन मामलों में ऐसा किया गया। बताइए, इतने के जो सांसद हैं उनके खिलाफ तो केस दर्ज है। तो ये क्या है? इसको बोलेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण है। ये आपका एक टॉपिक है, तो आप बताएंगे कैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, विट्ठल भाई पटेल को लेकर कुछ न्यूज आई है। न्यूज का ओम बिरला जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, सो हमें भी पता होनी चाहिए। क्या?
एक तो बात ये क्या है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। जो उसमें भाग लेता है वो क्या कहलाता है? स्वतंत्रता सेनानी। प्लस याद रखने के लिए याद रखिए, ये पटेल साहब के भाई हैं, वल्लभ भाई पटेल के भाई, ब्रो हैं ब्रो, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के। इनका योगदान क्या रहा? ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। अध्यक्ष या सभापति जो भी बताइए उस समय, चेयरमैन। उस समय का विधानसभा इस समय की लोकसभा के बराबर है लगभग, इसीलिए इसकी बैठक हुई थी, उसमें स्पीकर साहब ने जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो ये मेजर रेफरेंस है जो हमें याद रखना चाहिए विट्ठल भाई पटेल के बारे में। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।